میں نے एक बहुत दौलतमंद घराने में आंख खोली थी। जब मैं पैदा हुई थी, अम्मी अब्बू ने मेरी पैदाइश पर बहुत खुशियां मनाई। मुझसे बड़ा एक भाई था। अम्मी अब्बू की हमेशा से बेटी की ख्वाहिश रही थी और मैंने पैदा होकर गोया उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश की तकमील कर दी थी। जूं जूं मैं बड़ी हो रही थी, घर में मेरी अहमियत भी बढ़ती जा रही थी। मैंने एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारी, बेहतरीन स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की। मुझे लगा था कि माँ बाप ने मुझे अपनी ज़िंदगी मेरी मर्ज़ी के मुताबिक बसर करने की इजाज़त दिया, तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला भी मेरी मर्ज़ी से ही होगा। यही सोचकर मैं बहुत खुश थी। दिल ही दिल में अपने एक क्लास फेलो को पसंद करती थी। वो भी मेरी तरह एक बड़े घराने का लड़का था। भाई की शादियाँ भी ताया की बेटी के साथ हो गई थी। भाई अपनी ज़िंदगी में खुश था और अब अम्मी अब्बू मेरी शादी के हवाले से सोचने लगे थे। इससे पहले कि मैं अम्मी को अपनी पसंद का इजहार करती, अम्मी ने एक दिन मुझे बताया कि अब्बू को मेरे लिए अपने एक दोस्त का बेटा बहुत पसंद है। मैं तो हैरत ज़दा रह गई, क्योंकि जिस लड़के की अम्मी बात कर रही थी वो किसी तरह से भी हमारे हमपला नहीं था, बल्कि अब्बू के वो दोस्त तो कितना अरसा पहले इंतकाल कर गए थे। उनकी बीवी एक गरीब और बेवा औरत थी और बेटे ने भी खुद पढ़ाकर अपनी तालीम मुकम्मल की थी और सुना था कि वो किसी कंपनी में जॉब कर रहा था। अब्बू ने उसे अपनी कंपनी में जॉब की पेशकश की थी, मगर उसने ये कहकर इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया कि वो अपनी मेहनत के बलबूते पर कुछ कमाकर खाना चाहता है, किसी का एहसान लेकर ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता। और उसकी ये बात अब्बू को बहुत पसंद आई थी। कहने लगे वो लड़का मेहनती है, बहुत काबिल है, वो एक न एक दिन अपनी ज़िंदगी बनाने में कामयाब हो जाएगा। और अब्बू ने मेरी मर्जी और रजामंदी जानने बगैर मेरी शादी एहसन के साथ कर दी। एहसन ना मेरी पसंद था ना मेरा इंतखाब। मैं तो अपने क्लास फेलो से शादी करना चाहती थी। एहसन ने मुझे बहुत प्यार दिया, मेरा दिल जीतने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर वो कभी भी मेरे दिल तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि उस दिल पर तो पहले से ही किसी और का राज था। मैं सोचती थी कि कोई ऐसा मौजूदा हो जाए कि एहसन मेरी ज़िंदगी से निकल जाए और मैं शहरयार के साथ ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाऊँ। इस दौरान शहरयार से मिलने की मैंने एक बार भी कोशिश नहीं की थी। शर्मिंदा थी कि जो वायदे मैंने उससे किए थे, इन वायदों को मैं पूरा नहीं कर सकी और बीच रास्ते में उसे छोड़कर अपना घर बसा लिया। एक दिन मुझे अफसोसनाक खबर सुनने को मिली कि अब्बू का हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया था और चंद दिनों के बाद अम्मी भी उनके पीछे ही दुनिया छोड़कर चली गई। मेरी तो जैसे दुनिया अंधेर हो गई थी। इस दौरान मैं एक बार भी अपने ससुराल की तरफ नहीं गई थी और ना मैंने उनसे हाल अहवाल पूछने की कोशिश की थी। हैरत की बात यह थी कि काफ़ी दिन गुजर गए थे और अभी तक मेरे शोहर की भी मुझे कॉल नहीं आई थी और मैं मुतमईन थी कि वो इंसान जिसमें पसंद ही नहीं करती वो खुद ही मेरी ज़िंदगी से दूर हो गया है। अब्बू के 40वें के बाद भाई ने 15 करोड़ हिस्सा मुझे दिया और अपने हिस्से की जायदाद बेचकर वो अपनी बीवी के साथ बैरून मुल्क मुंतकिल हो गए थे। मेरे भाई की हमेशा से एक ख्वाहिश थी कि वो बैरून मुल्क मुंतकिल होना चाहते हैं, मगर अम्मी अब्बू ने कभी भी इन्हें इस ख्वाहिश को पूरा करने की इजाज़त नहीं दी थी। और अब जब वो लोग नहीं रहे थे तो भाई ने सोचा कि अब बाकी की ज़िंदगी को अपनी मर्जी से गुजारें। जब मुझे मेरी विरासत का हिस्सा मिला, भाई ने पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। तो उस दिन जब मैं बैंक से पैसे निकलवा कर ला रही थी तो रास्ते में हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। मुझे चोटें तो इतनी ज़्यादा नहीं आई थी, मगर मैं इस हादसे से बहुत डर गई थी और ज़िंदगी में पहली बार मुझे अपने शोहर की कमी का एहसास हुआ था। सोचा कि इस वक्त वो मेरे साथ होता तो वो मुझे सहारा देता, मेरी हिम्मत बढ़ाता, मगर वो तो एक बार भी मेरे पास नहीं आया था। जब से अब्बू की मौत हुई थी तब से मैंने अपने शोहर की शक्ल तक नहीं देखी थी। उसके बाद अम्मी की मौत हो गई और फिर ये हादसा होगा। क्या इस सब के बारे में मेरे शोहर को खबर नहीं थी, जबकि वो तो हर एक के बारे में बारीक बीनी से जानता था। मेरे मेके में होने वाली हर मामूली सी बात भी उससे पोशीदा नहीं रहती थी। तो इतने बड़े हादसे मेरी ज़िंदगी में हो गए, वो इन सब से कैसे बेखबर हो सकता था। मुझे इस पर बहुत गुस्सा है। मैंने सोचा यही मौका है, मैं इसे अपनी ज़िंदगी से निकाल देती हूँ और फिर बाकी की ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजारूंगी। भाई ने घर बेचने की जिम्मेदारी भी मुझ पर लगा रखी थी। घर बेचने के बाद मैंने भाई को उसका हिस्सा दिया और अपना हिस्सा बेचकर एक नई जगह पर नया घर बनाकर अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ कर लिया। फिर एक छोटा सा बिजनेस भी शुरू किया। अल्लाह ने मेरे बिजनेस में तरक्की दी, जो दिन रात बढ़ते बढ़ते अच्छी खासी तरक्की कर गया था। ऐसे में मेरी एक दिन शहरयार से इत्तफाकन मुलाकात हुई। मैं जैसे एक बार फिर से उसी जगह पहुंच गई जब मैं पहली बार शहरयार से मिली थी और उसकी ज़ात की असीर हो गई थी। उसे देखकर जैसे मैं फिर से एक बार खो गई थी। वो भी मुझे देखकर हैरान हुआ, फिर मुस्कुराते हुए मेरे पास आया, मेरा हाल अहवाल पूछा और मैं तो जैसे हवाओं में उड़ने लगी थी। मेरा महबूब मेरे पास था और मुझे और क्या चाहिए था। बस अब मुझे अपने शोर से निजात हासिल करनी थी, उससे खौला लेनी थी और फिर मैं शहरयार को हमेशा के लिए अपना लेती। हम दोनों के दरमियान बातों का सिलसिला शुरू हो गया था। बातों बातों में शहरयार की एक बात ने मुझे अपनी जगह पर ठिठकने पर मजबूर कर दिया और मेरे सारे ख्वाबों को जैसे चिकनाचूर कर दिया। मुझे कहने लगा, मैं अपनी शादी पर तुम्हें ख़ास तौर पर इनवाइट कर रहा हूँ, मेरी शादी पर ज़रूर आना और जो मेरी बीवी है उससे मिलकर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा।
آپ کو بہت حیرت ہوئی ہوگی، میں تو یہ سن کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میں تو سمجھی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کا اظہار کرے گا، مجھ سے شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کرے گا، مگر وہ تو کچھ اور ہی بول رہا تھا۔ تم شادی کر رہے ہو؟ کس کے ساتھ؟ میرے منہ سے سرسراتی آواز نکلی، کہنے لگا یہ میں تمہیں سرپرائز دوں گا، ابھی میں تمہیں نہیں بتا سکتا، سارا سرپرائز ختم ہو جائے گا۔ اس کی شادی ایک ہفتے کے بعد تھی۔ میرے دل کو جیسے فڑفڑاہٹ محسوس ہونے لگی تھی، میری بے چینی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ میں بار بار شہریار اور اس کی ہونے والی بیوی کے بارے میں سوچ رہی تھی، نہ جانے وہ کون تھی جس نے میرے ہوتے ہوئے بھی شہریار کے دل پر قبضہ کر لیا، اور اس نے میرے بجائے اسے اپنی زندگی کا ساتھی چن لیا۔ یہ سب سوچتے ہوئے میں بھول گئی تھی کہ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں، مجھے کسی نامحرم کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مگر میں اپنے دل کا کیا کرتی جو بار بار شہریار ہی کے نام کی مالا جپتا جا رہا تھا۔ جس دن شہریار کی شادی تھی اس دن میں دل لگا کر تیار ہوئی تھی، اپنا سب سے خوبصورت جوڑا پہنا، سب سے مہنگے پارلر سے میک اپ کروایا، اور پھر آئینے میں خود کو دیکھ کر مطمئن سی ہو گئی تھی۔ میں شہریار کی نظروں میں اپنے لیے پسندیدگی دینا چاہتی تھی، اور اس کے منہ سے ایک بار یہ بات سننا چاہتی تھی کہ اس نے مجھے کھو کر غلطی کی ہے۔ بظاہر مجھ جیسی حسین لڑکی اسے کہاں مل سکتی تھی۔ میں جب شادی پر پہنچی اور جب شہریار کی بیوی سے ملی تو میں حیران رہ گئی تھی، کیونکہ وہ ایک عام سی شکل و صورت کی لڑکی تھی جیسے یونیورسٹی میں کوئی بھی زیادہ بات چیت نہیں کیا کرتا تھا۔ وہ ایک پڑھاکو لڑکی تھی، ذہین تھی، مگر ایک غریب گھرانے کی تھی، اور دیکھنے میں بھی کچھ خاص نہیں تھی۔ کم از کم میرے سامنے تو وہ بالکل ہی عام سی نظر آتی تھی۔ تب بھی شہریار نے مجھ پر اسے فوقیت کیوں دی؟ اس بات کا جواب بھی مجھے جلد ہی مل گیا۔ شہریار کہنے لگا، میں نے جب ثنا کو پہلی نظر دیکھا تو اسے دیکھتے ہی پسند کر لیا۔ اس کی شرافت، معصومیت، سادگی نے میرا دل مو لیا۔ میں کتنے سالوں سے اس کے پیچھے ہوں، اسے پرپوز کر رہا ہوں، مگر اس نے میری محبت کا جواب محبت سے نہیں دیا۔ اس کے خاندان میں لڑکیوں کی شادی خاندان سے باہر کرنے کا رواج نہیں تھا، مگر میری محبت جیت گئی، اور میں نے اس کے خاندان کو مجبور کر دیا کہ وہ ثنا کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں، اور آج ہماری محبت کی تکمیل ہو گئی۔ وہ ثنا کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے بولا۔ میں تو آنسو ضبط کرتے ہوئے اپنے گھر واپس آ گئی تھی، اور پھر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ ایک بار بھی مجھے اپنے شوہر کا خیال نہیں آیا تھا کہ میں اس کے گھر جاؤں، اس سے بات کروں۔ وہ اس سے ملنے کے لیے نہیں آیا، نہ اس سے ملنے کے لیے جاؤں۔ میں سب کچھ بھول کر اپنی ساری توجہ بزنس پر دینے لگی تھی، دن رات اپنے بزنس کو بڑھانے میں ہی لگی رہی۔ میں اس دن اپنے مینیجر کے ساتھ ایک نئی تعمیراتی سائٹ پر گئی تھی جہاں ایک بڑے پروجیکٹ کا آغاز ہونا تھا۔ میرا سارا دھیان بزنس کے معاہدوں اور نئے آرکیٹیکچرل ڈیزائنر پر مرکوز تھا۔ میں خود کو اس دنیا کی تمام جذباتی کشمکش سے آزاد کر کے ایک کامیاب کاروباری خاتون کے روپ میں دیکھنا چاہتی تھی، جہاں صرف منافع اور ترقی اہمیت رکھتی ہو۔ ہم سائٹ کا جائزہ لے رہے تھے، ارد گرد ملبے تعمیراتی سامان کے ڈھیر تھے، اور مزدور اپنے کام میں مصروف تھے۔ میں مینیجر سے کچھ ہدایات لیے اور تفصیلات نوٹ کرنے کے لیے پیچھے مڑی۔ اچانک میری نظر ایک مزدور پر پڑی جو سیمنٹ کا ایک باریک بورا کندھے پر اٹھایا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گرد جمی تھی اور پسینے کے قطرے مٹی میں لت پات تھے۔ میں صرف ایک لمحے کے لیے جب سے گئی، میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی، کیونکہ وہ میرا شوہر تھا۔ میں نے کئی مہینوں سے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ شخص جسے میں نے حقارت سے نظر انداز کر دیا تھا اور جس کا میری زندگی سے نکل جانا میری سب سے بڑی خواہش بن گیا تھا، وہ آج ایک مزدور کے روپ میں میرے سامنے کھڑا تھا۔ میرا دل ایک زوردار دھچکے سے دھڑکا۔ ایک لمحے کو مجھے یقین نہیں آیا کہ جو وہی احسن ہے جسے ابو نے اس کی محنت اور خودداری کی وجہ سے پسند کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو ہمیشہ ایک عجیب سی نرمی لیے ہوتی تھی، آج تھکن اور ویرانی کا عکس تھا۔ میری نظروں کی شدت محسوس کر کے اس نے سیمنٹ کا بورا زمین پر رکھا اور حیرانی سے میری طرف پلٹا۔ جب اس کی نظریں مجھ سے ملی تو اس کے چہرے پر حیرت، غم اور پھر انکہی تکلیف کا تاثر ابھرا۔ وہ میری طرف حیران سا ہو کر آیا، تم یہاں؟ اس کی آواز اتنی باری رندی ہوئی تھی کہ مجھے محسوس ہوا جیسے اس نے بہت عرصے سے سکون سے بات نہ کی ہو۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ اس نے سوال کیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید دکھ تھا۔ میں تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، تمہارے گھر کا، تمہارے میکے کا فون نمبر ملایا، تمہارے بھائی کو کال کی، مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ میں تمہارے اسکول کالج کے ریکارڈ آفس میں بھی گیا، تمہارے پرانے آفس کا پتہ بھی ڈھونڈا، مگر تم کہیں نہیں تھی۔ میں اس کی بات سن کر سکتہ میں تھی۔ میرے ذہن میں فوراً وہ سوال گونجا کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا، پھر والدہ کا، اس کے بعد میرا حادثہ ہوا، تو وہ کیوں نہیں آیا تھا؟ کیا واقعی وہ بے خبر تھا؟ جب یہ سب ہو رہا تھا تو تم کہاں تھے احسن؟ میں نے پہلی بار بغیر کسی نفرت کے بلکہ ایک انجانے خوف کے ساتھ پوچھا۔ احسن نے ایک لمبی سرد آہ بھری۔ اس نے بتایا کہ وہ اس وقت کس مشکل سے گزر رہا تھا۔ میرے ایک کولیگ نے مجھ پر چوری کا الزام لگا دیا، مجھے پھنسایا گیا، اور کسی کو میری بات پر یقین نہیں آیا۔ اس کی آواز میں تلخی تھی۔ میں 6 مہینے جیل رہا۔ یہ سن کر میرے تن بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ 6 مہینے؟ ہاں، اس نے سر جھکایا۔ 6 مہینے بعد میرے باس کو پتہ چلا تھا کہ یہ چوری کرنے والا میں نہیں بلکہ ایک کولیگ تھا۔ تب اس نے مجھے جیل سے رہا کروا لیا اور دوبارہ مجھے نوکری دینے کی کوشش کی، مگر میں وہاں پر نہیں گیا۔ جب میں نے اپنا فون کھولا تو تمہارے نمبر پر کال نہیں ملی۔
मैं तुम्हारे घर गया, वो बंद था। फिर मैंने तुम्हारे मेके के घर जाने की कोशिश की तो पता चला कि वो घर बेच चुका और तुम्हारे वालिदैन का इंतकाल हो गया। और उसकी आवाज़ डर गई। मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, ना तुम्हारे बाप के बारे में, ना तुम्हारे घर में होने वाले हादसात के बारे में। मुझे कोई खबर नहीं थी कि इतना कुछ हो गया। मैंने तुम सबको ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर तुम्हारे भाई अपना हिस्सा बेचकर बैरून मुल्क चले गए थे और तुम अपना बिजनेस शुरू कर चुकी थी। मैंने हर जगह जॉब के लिए कोशिश की, मगर मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। किसी तरह जहाँ मुझे मजदूरी का काम मिला, मैं अपनी जगह पर सख्त खड़ी थी। मेरे जहन में एक एक करके शहरयार की बातें और मेरी अपनी हकारत अमेज सोचें घूम रही थी। मैंने किस कदर बड़ी गलतफहमी में जी कर एक मासूम और मेहनती इंसान को उसकी सबसे बड़ी आजमाइश के वक्त अकेला छोड़ दिया था। मुझे खुद पर शदीद नदामत हुई। मेरे तमाम तकब्बर और गलत फैसलों का बोझ मेरे कंधों पर आन पड़ा। मैंने फौरन अपने मैनेजर को बाकी काम खुद संभालने की हिदायत दी और एहसन को अपने साथ चलने के लिए कहा। एहसन हिचकिचाया, मगर मैंने पहले बार उसे मोहब्बत और इख्तियार के लहजे में कहा कि वो मेरे साथ आए। वो फीकी सी हंसी हंस दिया। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती थी, शायद ये हम दोनों के बीच समझौते का रिश्ता था। अब अगर तुम इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहो तो मैं तुम्हें इस रिश्ते में कैद नहीं करूँगा। तुम मेरे शोहर हो एहसन, मैंने मजबूती से कहा, और आज के बाद तुम जहाँ किसी मजदूर की तरह बल्कि माल की तरह रहोगे। मैं उसे अपने साथ घर ले आई। घर पहुंचने पर उसने सबसे पहले अपनी वालदा के बारे में बताया। मेरी माँ भी मेरे जेल जाने के कुछ अरसे बाद इंतकाल कर गई थी। उस सदमे ने मुझे बिल्कुल तोड़ दिया। उसने बताया कि किस तरह उसकी माँ ने सारी ज़िंदगी मेहनत की और वो उनके गम में शरीक भी नहीं हो सका। अब हम दोनों एक साथ रहने लगे थे। शुरू में हमारे दरमियान एक खामोश सी अजनबियत थी जो मेरी खुद साख्ता दूरी की वजह से पैदा हुई थी, लेकिन अब हालात बदल रहे थे। मैंने पहली बार एहसन को करीब से देखा। उसकी सादगी, उसका सब्र, उसकी पुख्ता नीयत और ज़िंदगी में आगे बढ़ने का अज़्म अब मेरे लिए कशिश का बायस बन रहा था। मैंने उसे अपने बिजनेस में शामिल किया और उसके तजर्बे और मेहनत ने कारोबार को नई जहत दी और अल्लाह ने हम दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा कर दी। ये मोहब्बत वो नहीं थी जो जज्बात के रोह में बहकर अंधी हो जाती है। ये एक मजबूत एतमाद पर मबनी और पायदार मोहब्बत थी। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। मुझे समझ आ गई थी कि हकीकी दौलत सिर्फ बैंक अकाउंट्स में नहीं होती, बल्कि किरदार, अज़्म और वफादारी में होती है, जो एहसन में कूट कूट कर भरी हुई थी। शहरयार का हुस्न और दौलत सिर्फ एक फरेब था, एक शराब था जिसने मुझे हकीकत से दूर कर दिया था। मुझे अफसोस हुआ कि मैंने इतनी देर से उस सच को जाना। मैंने एहसन से अपने माजी के तमाम तकब्बर और गलत फहमियों के लिए माफ़ी मांगी। वो एक अजीम इंसान था। उसने मुझे सिर्फ माफ़ ही नहीं किया, बल्कि मुझे मज़ीद हौसला दिया कि मैं एक अच्छी बीवी और अच्छी इंसान बनूं। मेरी ज़िंदगी का खालीपन अब भर चुका था। फिर अल्लाह ने दो जुड़वा बच्चे देकर मेरी ज़िंदगी भी मुकम्मल कर दी, एक बेटा एक बेटी। हमारे घर में खुशियाँ लौट आईं। मेरे बच्चे अपने बाप की तरह मेहनती और अपनी माँ की तरह अज़्म हिम्मत वाले थे। हमने अपने घर का नाम एहसास रखा ताकि हमें हमेशा याद रहे कि एहसास ही इंसान को इंसान बनाता है। मैंने अपने बिजनेस को मज़ीद कामयाबियों की तरफ बढ़ाया। अब उसमें एहसन की शराकत भी थी, जो अब सिर्फ मेरा शोहर नहीं बल्कि मेरा सबसे बड़ा भरोसा था। हमारी ज़िंदगी का ये नया बाब इस बात का सबूत था कि अल्लाह ताला हमेशा नीयतों को देखता है और इंसान को उसकी मेहनत और खलूस का बदला ज़रूर देता है।